Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the chapter number 2 for class 11, that's name is Forms of Business Organization, and it is our 11th part. Our today's topic is incorporation stage, capital subscriptions and commencement of business. इनकॉर्पोरेशन स्टेज की जब बात करते हैं तो ये एक ऐसा फॉर्मेशन स्टेज होता है जहाँ पे कंपनी को अप्रूवल मिलने शुरू हो जाते हैं कि हाँ आप एक कंपनी के रूप में काम कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज की, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज सेकेंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पहला स्टेज क्या हो गया? पहला स्टेज प्रमोशन हो गया। प्रमोशन के बाद दूसरा स्टेज क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब ये सेकेंड स्टेज है। इनकॉर्पोरेशन रेफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। जब इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो ये बात करता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन की, और किसके अंतर्गत? कंपनी एक्ट 1956 के अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो वो उसके अंतर्गत क्या करता है? उसके रजिस्ट्रेशन की बात करता है। पहले क्या होता है? प्रोस्पेक्टस में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे के सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जब ये तैयार करना प्रमोशन कहलाता है। ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, और जब उसको रजिस्ट्रार ऑफिस से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिचुएशन हमारी कहलाती है क्या? इनकॉर्पोरेशन स्टेज। यानी कि अब हम रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं और यहाँ से कंपनी को क्या मिलता है? रजिस्ट्रेशन मिलता है 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें होता क्या है? The main step under the incorporation stage, that's first one, the filling of a necessary documents. तो अब हम क्या होता है इसमें? पहला स्टेज क्या है? या जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, उसको फिलअप करने का काम किया जाता है। वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम, अगर रजिस्ट्रार ने, मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि रजिस्ट्रार क्या करता है? आपके नाम को चेक करता है। इनकेस अगर आपका नाम ऑलरेडी, आपके नाम जो नाम आप लेके आ रहे हैं उसके नाम से कोई और कंपनी है, तो आपको नाम चेंज करने के लिए कहता है कि आप इस नाम को बदल लीजिए, दूसरा नाम रख लीजिए। इनकेस अगर नहीं होता है तो उस नाम को क्या करता है? अप्रूव करता है। जब अप्रूवल मिल जाता है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार। तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या करने होते हैं? रजिस्ट्रार को सबमिट करने होते हैं। वो क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, अ लिस्ट डायरेक्टर्स विद देयर नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन एंड एज, द रिटन कंसेंट of the directors to act as a directors, notice of the directors notice of address of the registered office of the company, and after that जब हम बात करते हैं तो ये अगला पॉइंट आता है, the statutory declaration that all the facilities related to the formation of the company are duly completed। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या करने होते हैं? हमें फोकस करने होते हैं। थोड़ा एक बार शॉर्ट रिव्यू इसका कर लेते हैं। इसमें चीज़ें जो हमने बताया कि कौन कौन से पॉइंट फोकस करने चाहते हैं, इन पॉइंट्स का अब मीनिंग क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा पेपर होता है, ऐसा डिटेल होता है जो आउटसाइडर्स के लिए स्पेशली होता है, जिसमें कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनका पूरा का पूरा डिटेल होता है, बिजनेस का प्रोफेशनल डिटेल होता है, साथ ही साथ बिज़नेस कहाँ किया जा रहा है, बिज़नेस का क्या अपना नेचर है। ठीक है, बिज़नेस का आपका मतलब बिज़नेस का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है और कॉमर्शियल एड्रेस क्या है, कॉर्पोरेट ऑफिस जिसे हम बोलते हैं, उसको इसमें रखा जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो इंटरनल अफेयर्स के लिए होता है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द कंपनीज पॉलिसी, कंपनी की जो अपनी पॉलिसी होती है, जो अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, वो अपनी कंपनी के अंदर करना चाहता है, उससे रिलेटेड चीज़ों को इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो राइट करता है। स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, इसके लिए हमें क्या करना होता है? ऑथराइज कैपिटल का मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं और कितने की अथॉरिटी हम लेना चाहते हैं फॉर द इशूइंग ऑफ शेयर्स इन डिफरेंट वे। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए हमें इसको इशू करने से पहले, क्योंकि जो शेयर इशू करने की बात होती है उसमें सेबी हमें अप्रूवल देती है, तो ये तो बाद में अप्रूवल देगी, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए हम कैपिटल ऑथराइजेशन है, कितना कैपिटल उसमें लगा रहे हैं, बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ती है। देन आफ्टर हम बात करते हैं अ लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स विद देयर नेम। भाई डायरेक्टर्स कौन कौन से? यहाँ तो members may be become a directors, but the exactly who is the directors, for that one we should be clarify that their names। हमें उनके नेम्स को क्लेरिफाई करना होगा कि हाँ वो भैया क्या है, कैसे करते हैं, क्या एज है, क्या एड्रेस है और क्या ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर उनका। साथ ही साथ रिटन कंसेंट्स हमको देने होंगे। कंसेंट्स का मतलब कि भैया डायरेक्टर को जो हमने
झूठ पे तो नहीं ना बना लिया, ये किसी और को तो नहीं दिखा देगा नहीं ये डायरेक्टर है, भले वो डायरेक्टर हो या ना हो, लेकिन इन केस कि अगर वो डायरेक्टर है तो वो लिख के देगा कि हाँ उस, क्योंकि लीगल लाइबिलिटीज उसके ऊपर जनरेट रहती है। अगर वो डायरेक्टर है तो वो जिम्मेदारी का पात्र होता है, उसको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर एक्शन होता है। तो उस सिचुएशन में वो डायरेक्टर्स अपने आप को कंसल्ट रिटन कंसेंट दे कि हाँ दे आर द डायरेक्टर, या फिर वो डायरेक्टर की तरह एक्ट करने वाले हैं। फिर नोटिस एड्रेस बाय द रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर वो नोटिस जो रजिस्ट्रार ऑफिस को देने होते हैं वो चीज़ इसमें रखनी होगी। एंड सारे के सारे ये भी क्लियर करना होगा कि सारे के सारे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हैं वो पूरे हैं हमारे पास। अब इसके बाद बात आती है पेमेंट ऑफ फी, क्योंकि देखिए हर एक लीगल प्रोसीजर के लिए कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किए गए हैं, तो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें नॉर्मली कहता है अलॉन्ग विद द फॉलोइंग फिलिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने के बाद द प्रिस्क्राइब्ड फी रजिस्ट्रेशन हैव टू बी डिपॉजिट। तो जो प्रिस्क्राइब फी रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको हमें क्या करना होता है, या जो ऑनर होता है या कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोमोटर्स होता है, वो क्या करता है उसको सबमिट करने का काम करता है। और उसके बाद वहाँ से क्या करता है, कहता है द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ये ज़्यादा होगा या कम होगा, इट्स मीन दैट्स इट्स लेस और मोर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, इट्स डिपेंड ऑन द ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है कि भैया ऑथराइज कैपिटल क्या है, किसको क्या मिलना है, कितनी क्वांटिटी में है, यानी कि पैसे कितने लगे हैं उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन कितना लगेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की, ये सारे फ़ी पेमेंट वगैरह ले लेते हैं तो रजिस्ट्रार क्या करता है, वेरीफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को एंड सबमिट, एंड ही ऑल्सो चेक द रिसीप्ट्स ऑफ द फी डिपॉजिट। तो क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपने फ़ीस डिपॉजिट की है या नहीं की है उसको भी वेरीफाई करेगा। और ये सारी चीज़ें होने के बाद ही इफ़ ही सेटिस्फाइड विद द वैलिडिटी एंड द authenticity of the documents submitted, then registrar enter the name of the company in his register। अगर सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो भी अथेंटिक सिचुएशंस है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी से अगर वो सेटिस्फाई होता है तो आपके कंपनी के नाम को क्या करता है, अपनी रजिस्टर में नोट कर लेता है। और उसके साथ साथ फिर क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को देने का काम करता है, यानी कि एक सर्टिफिकेट आपको दे देगा कि भैया अब आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्या कहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड द कंपनी इज कंसिडर्ड एज द सेपरेटली लीगल एंटिटी। वो उसमें साफ साफ लिखता है कि आज के दिन से इस कंपनी की अपनी अलग पहचान है और ये अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकती है, रन कर सकती है। वैसे ये है उसका एक्सप्रेसमेंट। रजिस्ट्रार इसमें कहता है हैव डिक्लेयर्ड दैट, कंपनी का नाम यहाँ रहता है, इस दिस डेट द इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अब इस तरीके से क्या हो, फी डिपॉजिट सिस्टम पे यहाँ पर लग जाएगा, सारी चीज़ें ड्यूटीज यहाँ पे क्या क्या अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा, और यहाँ फिर रजिस्ट्रार का जो सिग्नेचर है वो हो जाएगा, और ये सर्टिफिकेट उसको देता है। तो उसके बाद ये कंपनी क्या होती है, पूरी तरीके से मतलब जो अभी नॉन अनलीगल कंपनी होती है, या फिर कहिए कि अभी फॉर्मेशन में आ रही होती है, अब वो पूरी तरीके से लीगल कंपनी के रूप में सामने आ जाती है। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नॉर्मली अगर देखें तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड सेकेंड को अडॉप्ट करने के साथ ही कोई भी प्राइवेट कंपनी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकती है, रन करा सकती है कंपनी को। तो यहाँ पे भी क्या है, विद द इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी इज लीगली born on the date printed on the certificate of incorporation। मतलब कंपनी क्या होती है, जिस दिन वो डेट प्रिंट हो जाता है उसी दिन उसका जन्म हो जाता है कंपनी का। कंपनी फॉर्मेशन में आती है, कंपनी लोगों की नज़र में आ जाती है। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन ओनली फ्रॉम दिस डेट। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, जिस समय रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय से उसकी अपनी परफेक्चुअल लीगल एंटिटी सामने आ जाती है। अब उस डेट से वो क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल इंडिविजुअल के रूप में सामने आ जाती है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंसिव एविडेंस
ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट एक एविडेंस के रूप में है कि हाँ ये कंपनी क्या है, लीगल कंपनी है। वॉट एवर द मे बी द डिफिशियंसी इन formalities, once the certificate is issued, is conclusion evidence that the company come to existence of the date mentioned on the certificate of incorporation। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी कह रहा है कि कोई भी चीज़ सिचुएशन हो, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद अगर एक बार सर्टिफिकेट को इशू कर दिया जाता है तो कंपनी क्या होती है, उसी डेट से फॉर्मेशन में आ जाती है, उसकी अपनी पहचान सामने दिखने लगती है कंपनी के रूप में। साथ ही साथ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल मेक इट मोर क्लियर। कुछ पॉइंट्स और हैं जो इसको क्या करते हैं, और भी ज़्यादा क्लियर करने का काम करते हैं। तो नॉर्मली कहता था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड ऑन, एक एग्जांपल के रूप में दिख रहा है कि 24 अगस्त, वेयर एज अ सर्टिफिकेट डेट वॉज रिटन 22 अगस्त। अब देखिए आपको मिला कब है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इशू कब से हुआ है, 22 से। तो कंपनी का बॉन्ड जो होगा कंसिडर्ड एज अ 22 अगस्त ओनली। So all the dealings carried out 23 August will be considered as a legal, although the certificate was issued by only on the 24th August। अब ये क्या है कि 22 को इसको लीगल अप्रूवल मिला तो उसी दिन ये तो फॉर्मेशन में आ गई। अब 23 से काम कर सकती है, 24 से सारे लीगल अप्रूवल देने से कर सकती है, वो जो भी उसके पास कंसिडर्ड है, जो भी उसके प्रेजेंस से इश्यूज है। आफ्टर डैट, after issuing the registration certificate, it was found that the person had forged the signature on the memorandum, but then also the incorporation will be considered the valid। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उसके बाद मेमोरेंडम को सिग्नेचर करने का काम करते हैं, बाद में करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर कंपनी फॉर्मेशन होती है तो वो भी फिर भी क्या होता है, वैलिड होता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपके सेकेंड ईयर में भी इसका कुछ सेगमेंट आता है। जब हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी जब काम करती है, एज वी नो द लार्ज कंपनी नीड लार्ज अमाउंट, ये तो है, ये लार्ज कंपनी को क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट चाहिए। तो लार्ज अमाउंट कहाँ से आएगा भाई? पहली चीज़ तो सेविंग, ऑनर की सेविंग जो होती है। तो एक प्रॉब्लम है इसमें, सेविंग कितना भी कोई करेगा तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में तो नहीं कर सकता, लाखों करोड़ों रुपए तो सेविंग के रूप में नहीं दे सकता बहुत बार। तो होता कैसे है, तो हम कंपनी क्या करती है, अपनी इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के स्टेज को भी कंप्लीट करती है। इसमें क्या होता है नॉर्मली, आफ्टर द गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, the private companies get the formulated and can be commence the business activities, but a public limited company has to perform the third stage and get the certificate of commencement। अब दो चीज़ें यहाँ पे, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनकॉर्पोरेशन मतलब आपका जो प्रमोशन है, प्रमोशन स्टेज के बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज में जैसे ही आप जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन स्टेज से ही बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तब। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो अगर पब्लिक कंपनी की तरफ मूव करना है तो आपको थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और फोर्थ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट, ये लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब ऐसा क्यों है, इससे सेकेंड स्टेज में क्या है, मोस्ट ऑफ बड़ी जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो शेयर इशू नहीं करती। ऐसी कंपनियां जो पर्सनली प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती हैं वो शेयर इशू नहीं करती, लेकिन वो कंपनियां जिनका सोशल सोसाइटीज़ को रिलेटेड ज़्यादा वर्क होते हैं, सोसाइटी में वेंचर के रूप में वो काम करती है गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, खुद को लिमिटेड करने का काम करती हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम वो गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड में रहने का काम करती हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के साथ साथ पब्लिकली चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है। तो ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, शेयर इशू करने का काम करती हैं। जब शेयर इशू करने का काम करती है तो उनके लिए एज अ पब्लिक कंपनी के रूप में काम करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को कंप्लीट करना पड़ता है। इसको करने के लिए क्या चाहिए, पहला काम सेबी का अप्रूवल चाहिए। सेबी का सेंस करेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका अप्रूवल चाहिए। कहता सेबी इज़ अ रेगुलेटरी
body which control the capital market of India to protect the interest of investor. सेबी क्या करती है? कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने का काम करती है, जिससे वो क्या कर सकते, जो इन्वेस्टर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इन्वेस्टर्स का सेंस ये है, जो शेयर मार्केट में लोग रहते हैं, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो कई बार ऐसा रहता है कि उनसे फ्रॉड हो जाता है। तो ये फ्रॉड ना हो, उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। देखो क्या होता है ना कि अगर फ्रॉड होगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, फिर वो पीछे हट जाएगा कि भैया नहीं, इससे अच्छा बैंक में रख दो, जो भी है हम उसी से 2 पैसे कमा लेंगे, जो भी मिलेगा हमारा अपना बचा रहेगा, बैंक का हमारी लीगल अथॉरिटीज़ है। लेकिन अगर इन्वेस्टर एक बार टूट जाता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो बड़ी कंपनियों को बड़े पैसे नहीं मिलेंगे जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह की। बट एटलीस्ट सेबी क्या करती है, ये जो फ्रॉड होने वाली चांसेस होती हैं इसी को रिमूव करने का काम करती है, ऐसी प्रॉब्लम से बचाने का काम करती है। क्या द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट द ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद द सेबी बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज़ एंड द कैपिटल मार्केट। कंपनीज जो क्या करती है, जो पब्लिक कंपनी होती है, सारे चीज़ों को जो शेयर को इशू करने से ज़रूरी होते हैं और कंपनी के बारे में होते हैं, उन सभी को क्या करती है, सेबी को सबमिट करने का काम करती है। जब कैपिटल मतलब किसी भी तरीके के कैपिटल को इशू करने से पहले शेयर मार्केट में किसी भी तरीके से सिक्योरिटीज़ को इशू, सिक्योरिटीज़ का सेंस शेयर से है, याद रखिएगा, सिक्योरिटीज़ का सेंस शेयर से है। तो शेयर्स को इशू करने से पहले, किसी भी तरीके के शेयर्स को इशू करने से पहले वो क्या करती है, वो करती है क्या, वो सेबी को सारे इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी किसी भी तरीके का जो मटेरियल फैक्ट है उसको सेबी से हाइड नहीं कर सकती है। देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन फॉर द डिस्क्लोज एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर वो ऐसा करती है तो अगर मान लीजिए उसने कुछ छुपा लिया कि नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा करता, मान लीजिए उसने कहा कि मेरे पास 5 लाख का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 5 लाख के बजाय वो कितने का हो, 2 लाख का हो, तो उस सिचुएशन में उसका रजिस्ट्रेशन क्या किया सकता है, कैंसिल किया, क्योंकि उसने झूठ बोला। तो उसके लिए हम कौन से एक्ट को फॉलो करेंगे, द गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, या कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस की अगर जब बात करते हैं तो हमने कहा पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है, सारी चीज़ों को करने के साथ साथ वो क्या करती है, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करती है, जिससे वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस कहती है। इट इज़ अ सर्कुलर और the invitation issued to invite the general public for the subscription to the share of the company। अब नॉर्मली क्या है कि ये एक ऐसा इनविटेशन होता है या सर्कुलर होता है जो जनरल पब्लिक को क्या करना होता है, तो जनरल पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और टू द शेयर ऑफ कंपनी, वो जनरल पब्लिक के लिए इशू किया जाता है ताकि जनरल पब्लिक क्या करे, शेयर्स को परचेस करके सब्सक्रिप्शन को मेंटेन कर सके, यानी कि शेयर्स की अथॉरिटी को ले सके। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार, और इन डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है रजिस्ट्रार के थ्रू। एक्चुअली प्रोस्पेक्टस में वो कंपनी के जो फ्यूचर प्लानिंग होती है, कंपनी के बारे में सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी का अपना कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, कंपनी किस तरीके का काम करती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, और वो उसको इशू करके क्या करता है, अपनी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो क्या करती है, सिक्योरिटीज़ जो होती है उसकी, यानी कि शेयर्स को बेचने का काम करती है ताकि लोग आसानी से इसको खरीद सकें, और ये किसके पास होता है, रजिस्ट्रार के पास होता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। तो नॉर्मली क्या होता है, आज के टाइम में देखें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें उसके बारे में उनको थोड़ा सा दुविधा बनी रहती है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कैसे होगा। तो वो क्या करते हैं, बैंक क्या करती है या फिर कंपनियां क्या करती हैं, ब्रोकर्स को, बैंकर्स को और अंडरराइटर्स को रख लेती हैं अपने ब्रोकर के रूप में। नॉर्मली क्या होता है कि हम इनके माध्यम से क्या करते हैं, कंपनियों के शेयर को खरीदने का काम करते हैं। नॉर्मली कहता है टू the receive and deposit the application money bankers are appointed। किसी भी कंपनी के शेयर को इशू करने के बाद उसमें 3 तरह की मनी को रखा जाता है। पहली मनी होती है
एप्लीकेशन मनी, जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस शेयर के साथ ही मतलब हम इसको इशू करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इशू करते हैं, और इस डॉक्यूमेंट्स को लोग लेने के लिए क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। इस तरीके से एडमिशन लेना होता है तो हम एप्लीकेशन डालते हैं, उसी तरीके से एप्लीकेशन मनी हमको पेड करना पड़ता है। एप्लीकेशन मनी को पेड करने के बाद हमारा दूसरा मनी आता है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी ये दूसरा होता है, मतलब हमारा सब्सक्रिप्शंस ले लिया तो हम अब क्या करेंगे, बाकी का जो प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करेंगे। एंड एटलीस्ट लास्ट आता है हमारा कॉल मनी। ये तीन तरीके की मनी हमारी जब बैंकर्स के साथ होती है। अभी 3 तरह के मनी को सीधे हम बैंक मतलब कंपनी के पास बार बार जाके तो डिपॉजिट नहीं कर सकते ना, कंपनी को फिर प्रॉब्लम होगी, वो तो पूरा टाइम बस पैसे को कलेक्ट करने में, आपको इन्फॉर्मेशन देने में ही लगा देगा। तो कंपनी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करती है, उसने कुछ ब्रोकर्स को रखा हुआ है, जैसे कि हमारा बैंकर और उसके साथ साथ ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स। तो ये इन तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि सिक्योरिटी जब हम परचेज करते हैं तो कई बार हमें पता नहीं होता है कैसे खरीदना है। तो इस तरह की जो नए अराइवल पर्सनस होते हैं या नए इन्वेस्टर होते हैं, तो उनके लिए ये क्या करती है, डीमेट्स अकाउंट या जो भी तरीके के अकाउंट्स होते हैं जिसके थ्रू शेयर्स को खरीदने बेचने का काम किया सकता है, उसको ओपन करने का काम करता है। अब थोड़ा डिटेल देखते क्या करता है। टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी, बैंकर्स आर अपॉइंटेड। एप्लीकेशन मनी को रिसीव और डिपॉजिट करने के लिए क्या कहते हैं, बैंकर्स अपॉइंटेड होते हैं। टू सेल द शेयर, ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड। शेयर को बेचने के लिए ब्रोकर अपॉइंटेड होते हैं। द इनकरेज द पब्लिक बाई द शेयर्स एंड कमीशंस, चार्ज कमीशन फॉर द सेम। और ये क्या करते हैं, दे इनकरेज द पब्लिक, वो पब्लिक को इनकरेज करते हैं, बताते हैं कि ये शेयर खरीदिए अच्छा है, वो शेयर खरीदिए अच्छा है। टू बाई द शेयर्स एंड चार्ज द कमीशन फॉर द सेम। और वो क्या करते हैं, उस काम के लिए कमीशन चार्ज करते हैं। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर्स, इट मे अपॉइंट द अंडरराइटर्स। और कंपनी क्या करती है, अगर उसको पता होता है कि पूरी तरीके से शेयर्स को वो सेल नहीं कर सकती, तो वो अंडरराइटर्स को क्या करती है, अपॉइंट करने का काम करती है। दे अंडरराइट द शेयर्स एंड चार्ज द कमीशन फॉर द सेल। वो फिर क्या करती है, वो अपने अंडर कंट्रोल रख लेते हैं और उसको बेचने का काम करते हैं और कमीशन को चार्ज करते हैं। मीन्स ये कि ये लोग ऐसे होते हैं जो बल्क ऑफ शेयर को अपने पास होल्ड कर लेते हैं, और जैसे ही सिचुएशन देखते हैं उसी हिसाब से इनकरेज करके लोगों को उन शेयर्स को ही बेचने का काम करते हैं जो शेयर्स पूरी तरीके से बिकने वाले नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो पॉइंट्स हैं हम इसके बारे में पहले बात करेंगे। जब हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो कम से कम कितना सब्सक्राइब किया जाए, वो वाली सिचुएशन होती है। टू मेक श्योर दैट द कंपनी डज नॉट हैव अ स्टोरेज ऑफ फंड्स। ये पहले तो श्योर कर लेना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, स्टोरेज ऑफ फंड्स को मेंटेन नहीं कर रही है। इट इज़ मेड द कंपल्सरी दैट द कंपनी मस्ट बी रिसीव द एप्लीकेशन फॉर सम मिनिमम नंबर्स ऑफ शेयर्स। और ये भी जानना, ये भी ज़रूरी है कि ये कंपल्सरी है कि कंपनी जो शेयर रिसीव कर रही है, एप्लीकेशन रिसीव कर रही है, या मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को मेंटेन करिए, कम से कम नंबर जो होंगे शेयर्स को वो इशू करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो शेयर्स की जो प्राइसिंग होती है बहुत ही कम होती है। अब इसमें नॉर्मली कहता है दिस इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। बस आप फिर से देख ले जाए। टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव द शॉर्टेज ऑफ फंड्स। पहली चीज़ तो ये कि ये क्लियर कर लेना कि कंपनी को शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टेज फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ मेड द कंपल्सरी दैट कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये है कि ये फिर भी ये कंपल्सरी सिचुएशन होती है कि कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव ही करना है फॉर द सम मिनिमम नंबर्स ऑफ शेयर्स, कम से कम शेयर्स के लिए, मतलब कम से कम शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव ही करना है, लेकिन उसको शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं है, यानी पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको शेयर्स को रिसीव करना ही करना है। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ अ शेयर
अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। कंपनी क्या करती, कह रहा कि अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट। कहता है कि पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, अलॉटमेंट नहीं कर सकती है जब तक वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव नहीं करती है। एज पर द रूल्स ऑफ सेबी, अ कंपनी मस्ट रिसीव द 90% ऑफ द इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज। अब यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी कम से कम क्या करेगी, कंपनी कम से कम भैया 120 डेज़ में क्या करेगी, जो मिनिमम अमाउंट, जो हमारा टोटल अमाउंट है उसका कम से कम 90% रिसीव करना पड़ेगा उसको। दैट्स मीन व्हाट, कि अगर हम 10,000 शेयर्स की बात करते हैं और 10 रुपये के रेट के हिसाब से है तो टोटल अमाउंट कितना होगा भाई हमारा, 1 लाख। और 1 लाख होगा तो उस सिचुएशन में कम से कम 90%, यानी कि 9,000 शेयर्स, यानी कि 9 लाख रुपए लगभग, 90,000 रुपये लगभग वो हमारे पास रिसीव हो जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम अलॉटमेंट करेंगे, नहीं होता है तो अलॉटमेंट नहीं होगा। और बाकी का उसके बाद वो अगले 130 दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। नॉर्मली देखिए होता क्या है, कभी आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, आपने नॉर्मली सुना होगा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके साथ साथ निफ्टी एक आता है, NIFFTY, निफ्टी। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड निफ्टी मतलब नेशनल 50 की बात करता है, जो नेशनल लेवल की टॉप 50 कंपनियाँ होती है, इसमें से इसका सेंसेक्स आता है। तो ये जो होता है नेशनल लेवल का होता है। अब इसमें नॉर्मली क्या आता है, ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। यहाँ पे लोग शेयर खरीदने और बेचने का काम करते हैं। अब इसमें थोड़ा देखा जाए एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज कहता है, अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। एक फर्म क्या करती है, वो चाहती है कि वो कहाँ पे लिस्टेड हो, स्टॉक एक्सचेंज में, बिफोर द सेलिंग द सिक्योरिटीज इट्स टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक। कब, जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी बेचने से पहले। द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक द स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन। अब कंपनी को क्या करना होगा, जैसे सेबी से अप्रूवल लेने के बाद कंपनी को किसी न किसी स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज होना, वहाँ अपने लिए एप्लीकेशन देना होगा और वहाँ पे अवेलेबल होना होगा परमिशन के लिए कि भैया अब हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, शेयर्स कर सकते हैं। देखिए दो चीज़ें इसको समझने का काम, ये शेयर मार्केट की हम बात क्यों कर रहे हैं, मार्केट की बात क्यों कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमको मान लीजिए शेयर खरीदना है तो हमको पता होगा चाहिए कि भाई कंपनी कहाँ है, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा जाए, कौन सी नहीं कंपनी। तो कंपनी उस शेयर को खरीदने के लिए हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमको कोई सामान खरीदना है, मान लीजिए आपको बुक्स लेने हैं, तो बुक्स लेने हैं तो उसके लिए बुक मार्केट जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से शेयर लेना है तो आपको शेयर मार्केट जाना पड़ेगा। जब शेयर मार्केट जाना पड़ेगा तो है कहाँ, ये तो हमें पता नहीं ना। हर एक स्टेट में अलग अलग शेयर मार्केट है, लेकिन हम जो जहाँ जाते हैं, हम जो जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ टॉप लेवल की कंपनियाँ हो, हमको फ़ायदा हो, ऐसा मार्केट कहाँ, तो वो मार्केट हमको अप्रूव कराता है कौन, सेबी। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि हर एक कंपनी चाहती है कि वो क्या करे, सामान को बेचने से पहले उस लिस्ट में जरूर आए। द कंपनी में अप्लाई एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन। ठीक है, द स्टॉक एक्सचेंज ऑथोरिटीज वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंड्स and other aspect of the company. If they are satisfied, then the name of the company is listed. जो मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या करेंगे, उसको पहले सारे डिटेल्स को समझेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होने के बाद सेटिस्फाई कर हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, फिर उस कंपनी के नाम की लिस्ट को अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे, जहाँ से लोग खरीदारी बेचने करना, खरीदने और बेचने का काम करने के लिए आसान होता है। इफ़ अ फर्म डज नॉट गेट द परमिशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 10 weeks from the date of disclosure to the submission
सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट को मतलब डिपॉजिट करने के बाद अगर फर्म क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं लेती है, वो भी 10 वीक में, देन क्या होगा भाई, सब्सक्रिप्शन लिस्ट, देन द अमाउंट अलॉटमेंट विल बिकम अवॉइड। तो अलॉटमेंट जो होगा क्या होगा, वो अवॉइड हो जाएगा। एंड द मनी रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट मस्ट बी रिटर्न। और मनी जो एप्लीकेंट से लिया गया है, यानी कि उस व्यक्ति से जो शेयर होल्डर है, जो शेयर होल्डर बनने के लिए हमारे पास हमारी एप्लीकेशन को ख़रीद रहा है, उसके पैसे को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्ट लेने के बाद द कंपनी प्रिपेयर्ड रिटर्न्स ऑफ द अलॉटमेंट। कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट को प्रिपेयर करने का काम करती है। रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट इज स्टेटमेंट गिविंग द डिटेल्स अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल द शेयर होल्डर्स। अब कंपनी क्या करती है, जब ये सारी चीज़ें कर लेती है, सबको अलॉट कर देती है, तो वो एक लिस्ट बनाती है और उस लिस्ट को डिस्क्लोज कर देती है, जिसमें जो जिन जिन लोगों को शेयर्स सब्सक्राइब किए गए हैं, जिन जिन लोगों को शेयर्स दिए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उनके नाम होते हैं। द कंपनी हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्टर्ड stating the name, address and the number of share allotted to each shareholders। और इसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने रजिस्टर, जो उसका खुद का रजिस्टर होता है, जो अलॉटमेंट की बात करता है, वो सब उसको सारे के सारे डिटेल्स देती है, जिसमें उसका नाम होता है, शेयर होल्डर्स का एड्रेस होता है, कितना शेयर उसने परचेज किया है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये जब अलॉटमेंट होता है तो होता है ऐसा। अब हम बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अभी ये सारी चीज़ें करने के बाद, यानी कि ये जो प्रोसीजर हमने देखा कि सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन ले लेता है बंदा। पहले तो एक कंपनी नॉर्मली क्या करती है कि प्रॉस्पेक्टस को मेंटेन करती है, प्रॉस्पेक्टस को मेंटेन करने के बाद इनकॉर्पोरेशन को मेंटेन करती है, और जैसे इनकॉर्पोरेशन को मेंटेन करती है तो वो एक प्राइवेट कंपनी अगर है तो वो वहीं से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी के रूप की अगर बात करें, पब्लिक कंपनी चाहती है तो इस तरीके से उसको इसके बाद आगे के 2 स्टेज, यानी कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कंपनी करती है, तो ये सर्टिफिकेट मिलने के साथ बिजनेस क्या कर सकती है, वो स्टार्ट कर सकती है। इसमें नॉर्मली होता क्या है, द कंपनी मस्ट बी फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस सर्टिफिकेशन को लेने के लिए करने पड़ते हैं, कहता है डिक्लेरेशन दैट द शेयर पेबल इन केस हैव बीन द सब्सक्राइब्ड फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड। तो नॉर्मली कहता है क्या कि इसमें वो सारे डिक्लेरेशन को रखना पड़ता है, जिसमें शेयर्स का पेबल है, क्या कैश है, क्या सब्सक्रिप्शन किया गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। देन आफ्टर क्या होता है, डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर्स हैज़ टू पेड इन कैश एंड कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स। तो अब यहाँ पे कहता है कि डायरेक्टर्स ने कितना कैश में पेड किया हुआ है अपने शेयर्स के लिए, ठीक है, और उनको कितना अलॉटमेंट मनी हुआ है, क्या मतलब उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत होती है। और थर्ड पॉइंट कहता है डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज़ स्पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेशन। और उस डिक्लेरेशन की कोई ऐसी मनी नहीं है जिसको अभी पे बैक एप्लीकेशन में पे बैक करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के साथ ही क्या कर सकता है, वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमको मिल जाता है। इसके साथ फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ कौन सा नंबर आता है इसमें, फोर्थ में क्या क्या है, कहता है डिक्लेरेशन that the above requirement have not complete or with this declaration can be signed by the directors or the securities of the companies। अभी इन सारी का डिक्लेरेशन के बाद और कुछ ऐसा भी डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो शेयर से रिलेटेड हो या कहीं कोई इश्यूज जनरेट करने वाले, उन सभी को वेरीफाई करके क्लियर कर दिया गया है सिक्योरिटी डायरेक्टर्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हमें मिल जाता है क्या, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट। एंड आफ्टर गेटिंग द कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम दिस डेट ऑफ द इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट। दिस सर्टिफिकेट यानी कि कंपनी को जब ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, तो ये अब यहाँ से बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। तो ये उसका एक फॉर्मेट है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। तो छोटा छोटा तो मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। पहले से समझ लीजिए ये क्या है, एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स है किसी भी कंपनी का, और इट इज़ कंसीडर्ड एज द चार्टर ऑफ अ कंपनी। इसको चार्टर ऑफ कंपनी की मेन पेपर बोलते हैं इसको नॉर्मली। इसके बगैर तो आपकी कंपनी का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। इट कंटेन द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। इसमें क्या है कि इसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं जिससे कंपनी को क्या पावर है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही साथ कहता है इट्स ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी किस तरह की चीज़ें को करनी चाहती है उसको भी डिस्क्राइब करने का काम करता है। एंड कैन बी अल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न मेड इन द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग इट्स अल्ट्रेशन। तो नॉर्मली कहता है इसमें तब बदलाव किया जा सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तब बदलाव किया जा सकता है जब केवल प्रोविज़न के माध्यम से इसमें चेंजेस किया सकते हैं। इसमें जब बदलाव करना है वो फिर से हमको क्या करना होगा, अप्रूवल देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के, मतलब उसमें क्या करना होगा, फिर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन देने के बाद ही रजिस्ट्रार को सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी और उसके बाद फिर उसमें बदलाव ला सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन provides the information to outsiders as a creditors, suppliers, etc. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आउटसाइडर्स के लिए होता है, जिसमें हमारे क्रेडिटर्स आ जाते हैं, सप्लायर आ जाते हैं और एक्सेट्रा बाकी लोग आते हैं। टू नो द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ द कंपनीज डीलिंग्स, ये क्या होता है कि उन लिमिटेशन और स्कोप्स के बारे में बताता है जिसके थ्रू कंपनी डील करने का काम करती है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डॉक्ट्रीन ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। इसको हम डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जगह पर आपसे पूछता है DOM यानी डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट की अगर बात करता है तो आप क्या बताएंगे, बताएंगे ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही दूसरा नाम है और ये आउटसाइडर्स के लिए होता है, आउटसाइड इंफॉर्मेशन के लिए होता है, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया जाता है और उसके प्रोसीजर्स के बारे में, या वो क्या उसका फ्यूचर प्लान उसके बारे में। अब हम बात करते हैं द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने में जो डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, तीन चीज़ों का नाम होता है नेम क्लास। तो नेम क्लास में भाई सारे डायरेक्टर्स के नाम होता है। कहता है द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी एंड विद द वर्ड लिमिटेड in case the public limited company, and with word private limited in case of private limited company। यानी कि प्राइवेट कंपनी होगी तो PVT लिखेगा यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जब लिमिटेड कंपनी होगी यानी पब्लिक कंपनी होगी तो केवल लिमिटेड लिखेगा। यानी कंपनी के नाम जैसे मान लीजिए लिखा है टाटा एंड सन्स कंपनी, तो सन्स कंपनी अगर लिखता है, लिमिटेड कंपनी लिखेगा तो पब्लिक सेक्टर्स को बिलोंग करता है, और वो लिखता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो प्राइवेट सेक्टर्स को बिलोंग करता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, कहता है द नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। यानी कि कंपनी का जो नाम हो आपके वो कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, उस तरह की दूसरी कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है द नेम शुड नॉट बी कंटेन द वर्ड ऑफ कोऑपरेटिव। कंपनी कोऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोऑपरेटिव करता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, कोऑपरेशन वो सिचुएशन अलग हो जाएगी। द नेम शुड नॉट बी कन्वे एनी कनेक्शन और द लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कंपनी है तो कंपनी का रिलेशनशिप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के से नहीं हो, यानी कि आपकी कंपनी का नाम ऐसा ना हो जिससे आप लगता हो लोगों को कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं आगे अल्टरनेटिव नेम क्लास की बात करें तो कहता है अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग अ रिटन अप्रूवल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई कोई कंपनी अपने नाम को इसी तरीके से बदल सकती है कि वो क्या करे, एक स्पेशल रिजोल्यूशन लाने का काम करे और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल मिल जाए। अब बात होती है डोमिसाइल की बात करें, यानी कि सिचुएशंस की बात करें तो वो कहाँ सिचुएटेड है, उसकी डोमिसाइल कहाँ की है, किस जगह की रहने वाली है, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के डिटेल्स होते हैं, कंपनी के डिटेल्स है तो कहाँ पे रह रही है, मैंने आपसे कहा था उसका
क्या काम करती है, कहाँ रह रही है, साथ ही साथ उसका रेजिडेंशियल ऑफिस क्या है, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस क्या है, ये जो आउटसाइडर्स के लिए जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें इसमें होती है। तो यहाँ पे कहता भी है कि दिस क्लास कंटेन द नेम ऑफ स्टेट विच इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ टू बी सबमिटेड। नेम क्लास की बात आती है, ठीक है। फिर कहता है इट इज़ नेसेसरी बिकॉज द कंपनी गेट्स द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दैट द स्टेट ओनली। कहता अभी ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनी क्या करती है, रजिस्ट्रेशन जब लेती है तो किसी एक स्टेट से लेती है तो उसी के हिसाब से उसको रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब अगर कोई कंपनी महाराष्ट्र में है, काम तो कहीं भी कर सकती हो, लेकिन अगर महाराष्ट्र में है तो उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र पे ऑफिस पे ही होगा। अब कहता है अ रजिस्ट्रेशन ऑफिस इज़ प्लेस्ड वेयर द ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी इज़ आर केप्ट। अब रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे होगा भाई, तो जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के हैं वहीं होगा। और साथ ही साथ कहता है अ कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस व्हेन इट इज़ स्टार्टेड इट बिकॉज बिजनेस। कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस उसके पास होना चाहिए जब वो बिज़नेस को स्टार्ट करती है, और द विद इन द 30 डेज़ ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर द अर्लियर, या फिर 30 डेज़ में वो क्या करे, आसान जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस को मेंटेन कर ले, जो भी जल्दी हो सके। यहाँ पे कुछ देखिए अ कंपनी मस्ट हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस व्हेन इट इज़ स्टार्टेड बिजनेस और विद इन द 30 डेज़ इट ऑफ इज रजिस्ट्रेशन विच इज़ द अर्लियर। अब चाहे उसके पास हो पहले से ऑफिस या फिर 30 दिन के अंदर वो क्या करे, अपने ऑफिस को बना ले, जो भी जल्दी हो सके। अब हम बात करते हैं आगे अल्ट्रेशन ऑफ अ सिचुएशन या क्लास की अगर बात करें तो इसमें कहता है बाई पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड बाई ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द बोथ स्टेट ऑफ द ऑफिस एंड द सिटी टू वन स्टेट टू अदर स्टेट। अब देखिए नॉर्मली क्या आता है कि कई हमने देखा कि अब नामों बदलने की बात करें तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो हमारा सिचुएशन है उसके हिसाब से हम एक अप्रूवल लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस से एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जा सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। दूसरे की बात करें बाई पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इफ द कंपनीज इफ the one company is shifted from one town to another town, सेम सिचुएशन होगी, स्टेट में रिजोल्यूशन एक छोटा सा रिजोल्यूशन पास करके हम एक टाउन से दूसरे टाउन की तरफ मूव करते हैं एक स्टेट के अंदर। और जब हम बात करते हैं नॉर्मली द बाई पासिंग द ऑर्डनरी रिजोल्यूशन इन द शिफ्ट टू बी द फ्रॉम वन लोकेलिटीज़ टू अनदर लोकेलिटी। इवन कहने का मतलब अगर हमको एक स्टेट से दूसरी जगह तो स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो हम एक छोटा सा रिजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनेंस पास करके भी क्या कर सकते हैं, अपनी लोकेलिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव क्लास का। तो ऑब्जेक्टिव क्लास में क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी कंट्रेरी टू द ट्रू विजन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, लॉ के रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। नॉर्मली द ऑब्जेक्ट मस्ट बी नॉट बी इमोरल, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो इमोरल नहीं होना चाहिए, मोरली ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए और अच्छी हों, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों के फेवर की सिचुएशन को रिप्रेजेंट ना करती हों। लीगल केसेस की बात करें लीगल क्लास की, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, तो आपको पहले पता है कि लीगल क्लास डिफाइंड एज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ द कंपनीज लिमिटेड शेयर बाय द शेयर्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड एक्सटेंड टू अ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल। नॉर्मली देखा जाए तो जितने तक का शेयर, जितने शेयर लोग खरीदते हैं उतने शेयर तक के लिए लोगों के पास लाइबिलिटीज़ होती है, और उन शेयर्स के लिए नहीं होती जिनका उन्होंने कोई अथॉरिटी नहीं लिया होता है। तो इस तरह से देखें तो लाइबिलिटी क्लास भी जनरेट करती है। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज की जब बात होती है तो नॉर्मली यहाँ पे साफ साफ बताया था कैपिटल क्लॉज स्पेसिफाइड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी इज़ टू बी रजिस्टर्ड। ये उस कैपिटल की बात करती है, उस अमाउंट की बात करती है जिस अमाउंट के साथ कैपिटल क्या हुआ, मतलब कंपनी जिस अमाउंट के साथ रजिस्टर्ड हुई है, यानी कि कंपनी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया उस अमाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं, और उसी अमाउंट के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कैपिटल क्लास बोलते हैं। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.